लेकिन उससे काम नहीं मिल पा रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं, साथ के साथ जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, वो किस में आते हैं? आपके लेबर फोर्स में आते हैं। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग हियर, और कुछ ऐसे हैं जो कि टीचिंग नहीं कर रहे लेकिन टीचिंग जैसा उनका एक्सपीरियंस है या उनको टीचिंग फील्ड में जाना है लेकिन उनको टीचिंग फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही है सपोज, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों टाइप ऑफ पीपल किस में आएंगे? लेबर फोर्स में आएंगे। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं नॉन लेबर फोर्स की, तो नॉन लेबर फोर्स होता क्या है? जो कि आपका लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। इट मींस वो पर्सन जो कि काम नहीं कर रहा है और ना ही करना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन लेबर फोर्स है, यानी उसके पास काम है भी, वो करना नहीं चाहता और काम मिल भी नहीं रहा है उसे, तो साथ के साथ हम उसे किस में इंक्लूड करते हैं? नॉन लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेबर फोर्स को, अगर अनएम्प्लॉयड पीपल को, यानी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास बेरोजगारी है, उसको हम डिवाइड कर दें लेबर फोर्स से और इनटू 100 कर दें, तो हम क्या निकाल लेते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला सिंपली याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स इनटू में 100। क्लियर क्लास? पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स? क्लास क्लियर हुआ लेबर फोर्स एंड नॉन लेबर फोर्स? वॉइस इशू तो नहीं है कुछ भी? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? आवाज ब्रेक हो रही है? सत्यार्थ, आवाज ब्रेक हो रही है? सर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। फॉर्मूला इज अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू में 100। ठीक है सत्यार्थ, फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन में लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, यस संदीप, इट्स करेक्ट। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की ना हमारे कुछ टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इनकी जस्ट डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी बातें नहीं है ये समझने के लिए। ठीक है, आज की स्लाइड थोड़ी छोटी बन गई है एक्चुअली मेरे से, मैंने कुछ थोड़ा जल्दी में बनाया है ये स्लाइड, तो कोशिश करिएगा कि आपको विजिबल हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसे जब भेजूं तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं इसका फॉन्ट। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट हमारी टाइप में बात करें एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक्चुअल में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जब अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो इकोनॉमी में, जबकि मिसमैच हो रहा हो, किसके बीच में मिसमैच हो रहा हो? कि जो लोगों के पास स्किल्स हैं और मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको क्या रिक्वायर्ड है, अगर इनके बीच में मिसमैच होता है ना, तो हम कहते हैं वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट मींस आई एम ग्रेजुएट, इफ आई एम ग्रेजुएट और मार्केट में डिमांड है टेक्निकल की, तो इट मींस मेरी स्किल्स मैच नहीं कर रही मार्केट की जॉब से, तो इट मींस जो मार्केट में जॉब की स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके साथ मेरा मिसमैच हो रहा है, तो हम वहां पर क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। ठीक है, और ऐसा जनरली ज्यादातर तभी होता है जब कभी मार्केट में, कभी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ऑब्वियस है कि अगर हम बात करें कि नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हर एक जॉब प्रोफाइल में कुछ नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस स्किल्स के लिए या तो आप उन चीजों को लर्न करोगे पहले, तब आप एलिजिबल हो पाओगे उन जॉब्स के लिए, और अगर नहीं लर्न कर पाते तो आपको पुराने स्किल्स के साथ तो कोई रखेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में जब जब टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको भी उसके हिसाब से क्या होना पड़ेगा? अपग्रेड होना पड़ेगा। ऑब्वियस है, आपने सुना भी होगा शायद कि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि जो प्लेसमेंट आपकी होती है कॉलेजेस से, तो आप अगर ग्रेजुएट हो या आप बीटेक हो फ्रॉम एनी कॉलेज, तो आपका 1 to 2 years में आपका अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो दैट्स ओके। अगर आप उसके बाद जाते हो तो आपकी डिग्री को पुराना समझ के आपको कंसीडर नहीं किया जाता। आपको प्लेसमेंट सेल में या आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो ज्यादातर एक चीज कंडीशन रख दी जाती है कि आपकी जो ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिग्री कर रखी है दैट विल नॉट बी ओल्डर देन 2 years। 2 years से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, तो जनरली वो मेंशन कर देते हैं कि अगर 2021 की रिक्वायरमेंट में आप जा रहे हो, एलिजिबल वॉक इन कर रहे हो, तो आपसे जो डिग्री मांगेंगे ना, वो ये कहेंगे कि 2019 और 20 के पास आउट होने चाहिए।
तो इट मींस वहां पर क्या हो रहा है, जॉब्स तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमारी स्किल्स मैच नहीं हो पा रही है, ठीक है, स्किल्स भी मैच नहीं हो रही और हमारे साथ के साथ डिग्री भी इनवैलिड मानी जाती है उस टाइम के लिए। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, तो मेन उसमें से आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है। साथ के साथ many people in India do not get job due to the lack of requisite skills and due to the poor education level. Obvious है, जो मैंने बात अभी बोली उसी का सेम ये उदाहरण दे रहा है यहाँ पर, और it becomes difficult to train them. अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो पहले उनको ट्रेन करो, ट्रेन करने के बाद उनको स्किल में आप इंक्लूड कर सकते हो, उस जॉब में आप इंक्लूड कर पाओगे उन्हें। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कोई एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं ना, उस दौरान पर अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और ये बेसिकली थोड़े से टाइम के लिए होता है। अगर आप बहुत मतलब विलिंग टू वर्क, रेडी टू सीक द वर्क आप हो, तो आपको क्या करना होता है कि आप अपने जल्दी जल्दी जब भी आप जॉब स्विच करते हो तो आप अपनी रिज्यूम्स वगैरह वेबसाइट्स पर अपलोड करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको ये रहता है कि ज्यादा गैप ना हो जाए, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस कंपनी, वो आपका इनवैलिड ना हो जाए आगे के लिए। क्योंकि अगर 1-2 साल का गैप होता है ना, तो आप देखते हो कि वो एक्सपीरियंस भी आपका इतना मैटर नहीं करता है। तो इस जगह पर जो आता है अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम शॉर्ट ड्यूरेशन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए कि ज्यादातर जो लोग जॉब करने की सोचते हैं ना, उनको हमेशा ये रहता है कि अगर उन्होंने एक जॉब स्विच करी ना, तो विद इन 1 to 2 months वो गेट कर लेते हैं, विद इन 1 week भी कर सकते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीजें उनके लिए बहुत इजी होते हैं कि एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके पास स्किल्स बहुत माइनर है और उनको एक स्पेसिफिक स्किल्स वाली जॉब्स में ही जाना है, तो उनके लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल सी बात है, इनकी बस डेफिनेशन याद रखो, पेपर में ना डायरेक्ट डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं इनके, ठीक है। क्लास क्लियर हुआ? क्लास ओके। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम डिमांड डेफिशिएंसी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये इंडिया में तो हमारा नेग्लिजिबल है। पहली बात याद रखना कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और गया है पूछा कि कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नेग्लिजिबल है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, ये बेसिकली एक बिजनेस साइकिल में होता है। जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आए, कब? रिसेशन के टाइम पर, ठीक है। रिसेशन और इन्फ्लेशन के टाइम पर जब हमारे जॉब्स में कमी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उस दौरान पर आपका कौन सा टाइप बनता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। देखिए क्लास, आपको तो पता नहीं मुझे ये बात पता है या नहीं, इन्फ्लेशन वर्ड आपका क्या है, जब जब प्राइसेस राइज होते हैं, डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस रेज कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन जब जब अगर इन्फ्लेशन एक टाइम तक रहता है और उसके बाद वो डिक्लाइनिंग मोड पर चला जाए, यानी डिमांड घट जाए, साथ के साथ पैसे भी घटने लग जाए, तो उस दौरान पर क्या होता है, रिसेशन आने लगता है। और अगर इन दोनों की कंडीशन में बात करें, इन्फ्लेशन के टाइम पर भी जॉब्स जाने के चांसेस रहते हैं, साथ के साथ आपके रिसेशन के टाइम पर तो जॉब जाने के चांसेस रहते ही हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आपको जॉब्स कहां से देगी, और अगर कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस है वो अपने एम्प्लॉयज को कम करना शुरू करेगी, कॉस्ट कटिंग करना शुरू करेगी। क्योंकि कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होंगे, जो वहां पर वर्क कर रहे होंगे, उन्हें रिक्वायरमेंट होगी कि वो ना अपने आप को हायर वेजेस पर मांगेंगे। ये कहेंगे कि हमें ज्यादा सैलरी दो, तब हम काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस की जो होंगे चीजों के वो बढ़ रहे होंगे। अब कंपनी प्राइसेस कैसे या सैलरीज कैसे बढ़ाएगी? कंपनी सैलरीज तब बढ़ाएगी जब वो अपने एम्प्लॉयज में कॉस्ट कटिंग कर देगी। अपने एम्प्लॉयज, अगर उसने 50 एम्प्लॉयज कंपनी में रखे हुए हैं, तो वो 40 कर देगी, और उन जो 10 की बाकी की सैलरीज होगी वो उनमें शेयर करके उनकी सैलरीज का इंक्रीमेंट करेगी।
सेम एज कंडीशन रिसेशन के टाइम पर भी होती है कि जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कॉस्ट कटिंग तब भी करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब आता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, इकोनॉमी ग्रोथ काफी नीचे चली जाए या बहुत हायर चली जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ निमेश, अभी लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन यही है, और अब नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। देखो नेग्लिजिबल अब नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ना हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बाहर आया है ना, दिस इज टाइम ऑफ, मतलब यहाँ पर एक चीज आपकी मेंशन करूंगा मैं कि प्राइवेट सेक्टर को ना अभी इस टाइम पर इतना ज्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि ना डिमांड फॉरेन कंट्री से प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा हो सके। लाइक आप आईटी सेक्टर को अगर इंक्लूड करते हो तो आईटी सेक्टर में देखो कि ऑल द आईटी सेक्टर आर एक्चुअली इंक्लूडेड विद योर फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज में भी वहां से जब पैसा उनके पास आएगा ही नहीं तो आईटी सेक्टर वाले क्या करेंगे, अपने आप को डाउन करना शुरू करेंगे या कंपनीज क्लोज करेंगे। उस दौरान पर क्या होगा कि हम ना ये कह सकते हैं कि देखो नेग्लिजिबल तो है, लेकिन बहुत हद तक हम ये कहेंगे कि इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग सफर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर उन कंट्रीज में देखा जाता है जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है। ठीक है, और ये हमारी इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ शेयरिंग में काम करते हैं। हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर नेग्लिजिबल इसे मानना पड़ता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है। अगर हम खुद के बलबूते पे कर रहे होते हैं ना तो नेग्लिजिबल नहीं मानना होता। ठीक है, ठीक है अनिमेश, अनिमेश समझ आई आपको बात? तो ये याद रखिएगा कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेग्लिजिबल है इंडिया में। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि ये ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाया जाता है, लाइक आपका यूएसए वगैरह में ले सकूं, ये आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट की अगर बात करें, दैट इज योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड में ना सिंपल सी बात रख लो कि अगर सपोज करो कि एक किसी सेक्टर में 10 लोग काम कर रहे हैं, और 10 लोग काम करने के साथ उनमें से ना अगर सपोज करो 2 लोगों को हटा भी दिया जाए या 3 लोगों को हटा भी दिया जाए, तो ना उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही हो। मान लो कि एक खेत में ना 10 बंदे काम कर रहे हैं और वहां पर 100 हेक्टेयर गेहूं जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं वहां पर से 10 बंदों को हटाकर मैं वहां पर 7 बंदे कर देता हूँ या 6 बंदे कर देता हूँ, तब भी आपका जो गेहूं है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 100 हेक्टेयर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जहां किसी के आने और जाने से उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क ना पड़े, जिस प्रोडक्टिव सेक्टर में वो लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके बैठे हुए हैं उन पर कोई फर्क ना पड़े, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में एक्चुअल ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जीरो होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब कि वहां पर ना प्रोडक्टिविटी में कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ही मिल रही है। ठीक है, ठीक है क्लास, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। संजय टाइम डिफरेंस रहता है, लेकिन होता क्या है, देखो अगर आप 8 बंदों से वही काम, अगर मान लो 10 बंदे 10 दिन में कर लिए थे और 8 बंदे अगर आप कर रहे हैं 12 या 13 या 15 दिन में कर रहे हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर हम देखो जैसे कि अनिमेश कह रहा है कि यहाँ पर मैन पावर को मशीन से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वो काम अब जल्दी भी किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी उतनी ही रही, तो मार्जिनल डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी, वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमेशा जीरो हो जाएगी। ठीक है संजय एंड अनिमेश। हाँ अनिमेश, हम ये कहते हैं जाविन को भी हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि इस टाइम पर हम ये कहते हैं कि गेहूं इस टाइम पर हार्वेस्ट होते हैं। ठीक है, गेहूं की कटाई चलती है और इस टाइम पर सब लोग जो है, पहले के टाइम पर तो क्या करते थे कि गेहूं को फिल्टर आउट करने के लिए ना हाथों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब के टाइम पर थ्रेशिंग मशीन्स और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि भूस को अलग कर देती है और आपका गेहूं सेपरेटेड हो जाता है। मतलब किसी तरीके से ना अब ह्यूमन को इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं होना पड़ रहा इन सारी चीजों में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम पहले 10-10 20-20 दिन ले लेता था वो 2 दिन में ही होकर फुर्सत हो जाती है। तो इस जगह पर हम क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कि दिस एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज मोर देन पीपल देन रिक्वायर्ड। इस एम्प्लॉयमेंट में ना हम ये कह सकते हैं, इस टाइप का एम्प्लॉयमेंट अगर है तो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगा लो या ना भी लगाओ तो वो तब भी उतना ही चलता रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। एग्जाम्पल है, वन मैन इज एंगेज्ड इन सम एग्रीकल्चर, हिज फ्रेंड्स जॉइन हिम बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ रिमेन सेम। एक मैन एक एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज हुआ, लेकिन उसका फ्रेंड जितनी प्रोडक्टिविटी ले रहा था उतनी ही रही, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हिज फ्रेंड्स कम अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम कह सकते हैं कि उसका फ्रेंड जो उस वर्क में इंक्लूड हुआ ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके काम का होना वहां पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं जज कर पाओगे कि आप वो सच में एम्प्लॉयड है या नहीं है, या वो अनएम्प्लॉयड है। तो हम बेसिकली ऐसी जगह पर कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर क्लास? क्लियर हुआ क्लास? ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज योर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर कंडीशन ऐसी हो जब पीपल डू नॉट फाइंड एनी वर्क टू डू। ठीक है, जब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ भी रहे हैं, कोई भी इकोनॉमी में ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर उसको काम मिल पा रहा है, या तो आप ये कह सकते हो उसके पास स्किल्स भी नहीं है, साथ के साथ वैकेंसीज भी नहीं है, तो हम वहां पर कहते हैं ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें दोनों आते हैं, स्किल्ड भी लोग भी आते हैं, नॉन स्किल्ड लोग भी आते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो आप मोस्ट कॉमन देख सकते हो इंडियन कंट्री में, मतलब इंडिया में ज्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ नहीं चाहते और कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने आपके सेक्टर्स डेवलप नहीं है, इतने ज्यादा स्किल्स लोगों के पास नहीं है। दोनों ही तरीके से डिसबैलेंस चलता रहता है। ठीक है, अभी जो हो रहा है एग्जैक्टली अभी जो हो रहा है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम पर आपका फुलफिल्ड जो है ना, वो आईटी सेक्टर्स है ज्यादातर, और आपकी टीचिंग सेक्टर्स फुलफिल्ड हैं, क्योंकि टीचिंग सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपके नहीं रुकते। एजुकेशन सेक्टर में तो हम यही कहेंगे कि ये सेक्टर कभी नहीं रुकने वाला, कोई ना कोई वे ढूंढ ही लिया जाता है। जैसे अभी के टाइम पर यू आर एक्चुअली वॉचिंग की एवरीवन हैव स्टार्टेड देयर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल फाइन, क्योंकि ये होता क्या है कि एक जरिया है, हम अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते, हम उसके लिए कोई एक रीजन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन भी एक रीजन है संदीप, एग्जैक्टली क्योंकि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम हर एक सेक्टर में कितने रिक्वायरमेंट ला सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं ना कि वहां पर वैकेंसी 50 लोगों की जरूरत थी, 50 लोग ही फिल हो रखे हैं, अब मैं कहाँ से 10 लोगों को और ऐड कर लूं, नहीं कर सकता। ठीक है, मीडिया भी है, एग्जैक्टली परिणति, मीडिया भी है। ठीक है, चलूं क्लास आगे। उसके बाद आते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, व्हेन पीपल ऑब्टेन वर्क बट देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी आर नॉट यूटिलाइज्ड एट देयर ऑप्टिमम एंड दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन अप टू अ लिमिटेड लेवल। क्या ये आपको बात समझ आ रही? सत्यार्थ रस्तोगी, हाउ मीडिया, देखिए मीडिया की अगर बात की जाए ना सत्यार्थ रस्तोगी, मीडिया रीजन क्यों है, आपने देखा एक टाइम पर हम ना जब जॉब्स निकलती हैं, पब्लिकेशंस की अगर बात करें, आपके सेक्टर्स जब आपकी जॉब्स निकालते हैं, तो आपने देखा है कि कितने हद तक एक मतलब निकलती की हिसाब पर कुछ वैकेंसीज है और उसके लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, आपने देखा है। तो मेंशन तो ऐसे कर दिया जाता है कि यहाँ पर आपको सब फुलफिलमेंट मिलेगा, लेकिन होता क्या है, वहां पर जाओ तो कंडीशंस इतनी वेरी करती हैं कि आपको उसके लिए फुलफिल ही नहीं हो पाते हो। ठीक है, यस क्लास। तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ रहा है? देखो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जस्ट रीड इट आउट एट वंस, एक बार इसे पढ़ो, आपको ही समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड। देखो डिफरेंस बिटवीन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड में ये है हिमांशी, अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ये मान लो कि वो इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। ठीक है, जबकि डिसगाइज्ड में वो काम में इंक्लूड तो है लेकिन उसका काम होना ना उतना फ्रूटफुल नहीं है उसके लिए, उसको वो काम, अगर मैं अभी की बात करूं, लाइक आई एम टीचिंग यू,
तो मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, ये मेरा फ्रूटफुल है, ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोडक्टिव है मेरे लिए, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं ऐसा कोई सेक्टर जहां पर आप इंक्लूड हो और वहां पर आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे हो आपको, तो वो डिसगाइज है। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में तो आपको काम ही नहीं मिल रहा है, तो आप तो अपने आप को यही कहोगे ना कि काम भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है मानसी। उसके साथ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अनिमेश कामचोरी और लो स्किल लेवल। यू हाँ हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा आप कह सकते हैं। देखिए जब लोगों को काम मिलता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में, तो काम मिलने पर उनकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी उस लेवल पर यूटिलाइज नहीं होती जिस लेवल पर होनी चाहिए। वो अपने आप को उतना ही रखना चाहते हैं जितने के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। यस उमंग, डिसगाइज में आप ये कह सकते हो कि नाम की जॉब है, पैसे मिल रहे हैं, पर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड हो, ठीक है। देखो सेटिस्फाइड वर्ड तो ऐसे सच बताओ ना किसी चीज में नहीं है, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट में ना आप समझो यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखा है ना, पीपल ऑब्टेन वर्क, लोगों को काम मिल रहा है बट देयर एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी आर नॉट यूटिलाइज्ड एट देयर ऑप्टिमम, ठीक है। होता क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसको उतना ही कर रहे हैं जितने के लिए हमें असाइन किया गया है। हम अपनी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी को अपने ऑप्टिमम तक ही रख के चल रहे हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन अप टू अ लिमिटेड लेवल, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ऑब्वियस है, आप खुद सोचिएगा, अगर कभी भी ना मुझे कोई काम दिया जाता है, लाइक आप में से अगर कोई काम कर रहा होगा, आप में से कोई है वर्किंग वैसे क्लास, या अभी ऑल यू आर स्टूडेंट्स? अभी आप में से कोई काम कर रहा है तो बताइए मुझे, यस कीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि किस सेक्टर में कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मत करिएगा मैसेज, टेक्स्ट मत करिएगा। अनिमेश पहले थे आप ऑयल सेक्टर में, ओके। और कोई? मेन आईटी सेक्टर में हो आप उमंग, ओके। यूज्ड टू इन मेडिकल बिलिंग एंड इंश्योरेंस। अब ऑब्वियस है, अगर आप सबकी मैं काम की बात करूं, लाइक अगर आप में से जो भी काम कर रहे हैं आप, होता क्या है कि आपको जिस काम के लिए जितने के लिए असाइन किया गया है, लाइक आपसे मेडिकल बिलिंग एंड इंश्योरेंस संदीप, तो आप मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं, आपने सारी बिलिंग्स रेडी करी, जितना जितना सेल आउट हुआ होगा साथ के साथ इंश्योरेंस की देख रेख करी, दैट्स इट। आपको इतना ही काम करने के लिए बोला गया, आप इतना ही कर रहे हो। आप उस फील्ड के किसी अनदर वर्क में इंगेज तो नहीं करोगे अपने आप को। तो होगा क्या कि जो प्रोडक्शन होगा वो एक लिमिटेड लेवल तक ही हो रहा है ना आपका। तो इट मींस अगर आप किसी एक सेक्टर में इंक्लूड हो रहे हो और आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, सपोज करो ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि आप लिमिटेड हो गए हो अब उतनी चीज के लिए, आप मेडिकल बिलिंग एंड इंश्योरेंस तक ही सीमित हो, आप उससे हायर बढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? अगर हायर बढ़ोगे तो इन केस हायर बढ़ने पर आपको उसी सेक्टर में मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हो आप अभी यहाँ पर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अगर अपग्रेड कर लेते हो तो आप सेटिस्फेक्शन की तरफ जाओगे और अपना इंक्रीमेंट भी करोगे, साथ के साथ प्रोडक्टिवनेस भी आएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में इंसान अपने आप को लिमिटेड करके चल रहा है, वो प्रोडक्टिव नहीं होना चाहता और अपने आप में बढ़ोतरी नहीं करना चाहता, ठीक है क्लास। सो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ क्लास? ओके, सो उसके बाद अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, दैट इज योर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही जज हो रहा है, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हों, जॉब्स आपकी हैं लेकिन इंडिविजुअल वांट्स टू रिमेन आइडल, वो लेजी पीपल हैं बेसिकली, उन्हें ना कोई जरूरत नहीं है कमाने की, उनके पूर्वज उनके लिए इतना छोड़े हैं, उनके दादा वगैरह, कि उनको ना बस बैठकर खाने की आदत है और वो बैठकर खाएंगे, दैट्स इट, ठीक है।
सो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं ये वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट पीपल होते हैं। और ऐसे लोग परिणीति एंड उमंग, व्हाई यू आर लाफिंग सो मच? मतलब हाँ ऐसा है, बहुत लोग होते हैं आलसी, पता है, रोते रहेंगे यार जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, और देखोगे जाकर तो दे डोंट डू एनीथिंग, दे डू नॉट गो आउटसाइड एंड फाइंड टू फाइंड द जॉब। और उनको बस यही लगा रहता है कि उनके घर बैठकर आकर कोई उन्हें बता दे कि भाई कोई जॉब आ रखी है ये वाली, यहाँ पर तो इंटरव्यू दे आ। और फिर पता है इंटरव्यू भी नहीं देने जाएंगे। हमारे चाचा विधायक है एग्जैक्टली और चाचा के बलबूते पर हम सब कर डालेंगे। चाचा हमारे विधायक है, सही कह रहे हो। दीज आर लेजी पीपल। ऐसे लोगों को ऐसे तो भगवान ही बचाए। ऐसे लोगों से ना उनकी फैमिली इतनी दुखी रहती है ना, मॉम डैड खाता खाता रहता है पड़ा हुआ, कुछ नहीं करता है, सारा दिन बस खाता रहेगा, ऐसे वाले टॉन्ट्स मिलते हैं उनको सुनने के लिए फैमिली से, है ना। हिमांशी, यस, फर्स्ट जो 6 हैं वो आपके इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, 7 तो वॉलेंटरली है, ठीक है। 6 जो आपके ऊपर आपने पढ़े हैं ना वो हमारे सारे उनसे रिलेट करते हैं जो हमारी इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहे हैं, जबकि वॉलेंटरली इकोनॉमी लेवल पे बात नहीं कर रही है। इकोनॉमी आपको देना चाह रही है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सही में, काम ना काज के दुश्मन अनाज के। हिमांशी ने सही मुहावरा दिया है। यस एग्जैक्टली होता है, खासकर ना व्हेन यू आर क्रॉसिंग योर एज लाइक 24-25 के बाद आप अगर क्रॉस करना शुरू करते हो ना तो फैमिली आपको टाइम तो देती है, मम्मा पापा हम तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेंगे एंड जस्ट गिव मी द टाइम फॉर 1 ईयर, योर बेटा विल बी क्लर्क एंड योर बेटी विल बी आईबीपीएस पीओ बन के रहेगी, बस आप 1 साल का टाइम दीजिए। अब जैसे ही 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लाले पड़े हुए हैं, आप समझ रहे हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मतलब there's lots of competition एंड उसके बाद बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन, कंपटीशन हर कोई है, ठीक है, कंपटीशन। हाँ मैंने लेजी पीपल इसलिए लिखा क्योंकि ये लेजी पीपल ना सच में ऐसे होते हैं। संदीप, पता है क्या है, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो संदीप, मैं अगर कहूँ तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी कॉम्पिटिटर हूँ आप सबका। मे बी मैं वैसे मैं बैंक्स एग्जाम्स को इतना प्रेफर नहीं करता, बहुत रेयरली मैं बैंक्स के एग्जाम्स फिल करता हूँ। हर एक कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओगे ना तो कंपटीशन वहां भी है। इवन आपका देखा जाए ना तो प्राइवेट सेक्टर्स आर गिविंग यू मोर सैलरी देन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा सैलरी आपको दे रहा है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इतना नहीं है। लेकिन दी फेम एंड योर कहते हैं ना स्टेबिलिटी जो मिलती है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा मिलती है, तो एवरीवन इज एक्चुअली फोर्सिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर। और लोग हमारे घरों में, सबके घरों में इवन ये बात होती है, पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा प्राइवेट जॉब कर रहा है लड़का, अच्छा प्राइवेट जॉब कर रही है लड़की, अरे गवर्नमेंट की तैयारी कहो करेंगे, थोड़ा आईएएस वाईएएस बन जाओ पढ़ लिख कर। अरे भाई इतना आसान थोड़ी ना है, कंपटीशन देखो ना एक बार उतर के आप फील्ड में। आप अभी बैठे हो क्योंकि उस टाइम की जो चीजें थी ना, जिस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी आसानी से, तब बहुत आसान लगता था लोगों को। लेकिन अब के टाइम पर देखो ना भाई, कितना हाहाकार मचा हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स तो दूर की बात है, लोग यहाँ पीएम तक नहीं बन के दे रहे गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स क्लर्क और इनसे बातें अलग हो, वीजीएल वगैरह। ऐसा भी नहीं है कि लोग क्रैक नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कैंडिडेट्स आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, बट हो क्या रहा है कि सिलेक्ट वही हो रहा है जिसने जुनून पकड़ रखा है अपना, ठीक है, करके ही हटना है, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्होंने आधा सफर तय कर लिया है। ये है कि अब हम ना पीछे नहीं जाएंगे, आधा सफर तय कर लिया, आधा रह गया है बस, तो आधा आगे कवर करना है, पीछे जाकर दोबारा से वही नहीं लाना। किन लोगों को प्रणीति इजी लगता है? जो क्रैक कर चुके हैं उनको। परिणीति देखो, अगर जो क्रैक कर चुके घर वालों को, ओके, घर वालों को इजी लगना इसलिए है कि ना परिणीति शायद उनके टाइम पर ना इतनी सारी चीजें नहीं थी। मैं ये कहूंगा, ऑब्वियस है आप सबके पेरेंट्स भी, इवन माय पेरेंट्स भी, सब बहुत पुरानी एजेस के हैं और इस वजह से ना उनको
लॉल में मैंने घर में बोला आई विल क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या मोरल डाउन किया है पूछो मत हिमांशी। अरे भाई बड़ा दुख हो रहा है। ये जनरेशन गैप इतना है परिणति की हम उनको नहीं समझा सकते, ठीक है। कट ऑफ तो इतना बढ़ता जा रहा है, आपको क्या बताऊं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जी ये जो जनरल कैटेगरी वाले हम जैसे लोग हैं ना, उनके साथ तो बुरी हालत है, ठीक है। यहाँ प्लीज मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन मैं रिजर्वेशन में अगेंस्ट हूँ कहाँ पर, खासकर इस सेक्टर में जब कंपटीशन की बात आती है ना, और यहाँ पर एससी ओबीसी और जनरल वालों के साथ जो ये भेदभाव होता है, मैं यहाँ पर हूँ थोड़ा सा। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बाकी चीजों में रिजर्वेशन रखो, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल पर सबको इक्वली जज कर, ठीक है। हर चीज में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं एक्सेप्ट कर पाता। अच्छा है सर रिजर्वेशन, एग्जैक्टली लाइक टैलेंट पे जज करो ना, टैलेंट पे जज करो। एससी एसटी बहुत बेनिफिट में है, सही कह रहे हो सत्यार्थ। मैंने ये देखा है, देखो ये बात सच है परिणति की, टैलेंट पे जज करना इज गुड, बिकॉज ना अगर हम ऐसे जज कर रहे हैं लाइक तुम्हारे लिए तुम्हारे 90-100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है किसी एसएससी फील्ड में, अगर मैं बात करूं, और हम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 160 165 170 ना पहुंच जाए आप कट ऑफ, कहीं एक टाइम ऐसा आना आ जाए कि 200 में से 200 ही चाहिए पूरे जनरल वालों के लिए, फिर क्या करोगे, या फिर क्या करेंगे हम। तो इट्स अ वेरी दुखदाई सिचुएशन एक्चुअली, ठीक है। जहां आगे कुआं पीछे खाई है। यस एसएससी मेंस में संदीप, यस आई हैव सीन 600 में से 530 कट ऑफ है जनरल वालों की। यहाँ पर रिजर्वेशन बिलो पॉवर्टी लाइन देखना चाहिए उमंग। हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर देखना चाहिए तो, लेकिन क्या ही करें सर। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने टाइम सर 5% कोटा था, बोलो। Sometimes SC/STs are rich by God, then can afford anything, everything. हाँ उमंग यू आर सेइंग ट्रू। देखो यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं फैलाना मुझे, तब जनरल वाले बैठ के लोगों के लेक्चर देंगे गवर्नमेंट जॉब मत। कट ऑफ बस एक्सक्यूज होता है अपनी मेहनत को हाइड करने के लिए, कट ऑफ हाई आया है इसलिए नहीं हुआ। व्हाई दे आर गेटिंग सो मच प्रेफरेंस इन एवरीथिंग। उमंग यहाँ पर ना देखो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग बागों को ना, हम मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना हमारी सुन के भी अनसुना करती है चीजों को। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया है, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजों को ना ऐसा रख दिया गया, कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी दी है रिजिडिटी भी दी है, लेकिन कैसी रिजिडिटी और कैसी फ्लेक्सिबिलिटी समझ नहीं आता। क्योंकि जब जहां पर जरूरतें हैं चीजों को मॉडिफिकेशन चाहिए, वहां पर तो मॉडिफिकेशन है ही नहीं ना, वहां पर तो कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं रहा है। हाँ आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में ले लो, एससी एसटीज की कितनी लो होती है। बहुत सारी चीजें उमंग, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम फीस तो ज्यादा है ही जनरल वालों की हर जगह। सरकार बनाएगा सरकार गिराएंगे। चलिए क्लास, खैर डिबेट अब स्टॉप करो, ठीक है, किसी दिन फुर्सत में डिबेट करेंगे। अभी आ जाओ इस पे, तो वॉलेंटरली समझ आ गया आपको, लेजी पीपल्स सिंपल सा याद रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज योर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में ना यहाँ पर आप नेचुरल चीजों को मेंशन करोगे, और वो नेचुरल जहां पर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम करने में सक्षम नहीं है, दे आर नॉट गुड इनफ इन विद देयर हेल्थ, इवन विद देयर फिजिकल कंडीशंस, जो कि आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो आपके डिसेबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, वो भी आपके जॉब्स नहीं करते हैं, या कुछ उनके लिए स्पेसिफिक जॉब्स बन जाती हैं तो वो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी वाली जो चीजें होती है ना, इनको रखते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल में, ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में। समझे बात क्लास। किसी घर में अगर कोई ऐसा डिफरेंटली एबल्ड
बच्चा है या फिर कोई लड़का लड़की है या कोई भी है और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ये हम किस में रखेंगे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 और 3% होता है और इसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंगेज कराना भी चाहेंगे तो दया भाव से हम उन्हें जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियस अगर कोई बंदा डिफरेंटली एबल्ड है तो हम उसको क्या जॉब कराएंगे, नो ना। तो ऐसे में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। क्लियर क्लास। उसके बाद क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है किसी भी इकॉनमी में, ठीक है। क्रॉनिक लंबे समय के लिए बोला जाता है, एक्यूट वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है जब कोई एक लंबे समय तक उसे नौकरी ना मिले, जॉब ना मिले, तो वो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं सीजन के हिसाब से, यानी साल में कोई 2-3 महीने ऐसा कोई काम जो कि नहीं चल पाया। लाइक आप फार्मर्स का ले सकते हो, कुछ ऐसे टाइम आते हैं ना फार्मर्स के पास जिसमें कि साल में वो उस महीने में कोई खेती नहीं करते, तो उस टाइम के लिए उनके पास जो सेविंग्स होती है वो उसी को यूज करते हैं। नॉन क्रॉप सीजन, एग्जैक्टली मानसी, तो वो खेती नहीं करते उस टाइम के लिए हम उन्हें क्या कह सकते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ज्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में फार्मर्स के साथ ये इशू क्रिएट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। बाकी तो और किसी के साथ अगर मैं अर्बन एरिया से कहूँ तो उनके लिए इतनी दिक्कतें नहीं होती सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है क्लास। ठीक है क्लास। सो दिस इज अबाउट योर सीजनल, क्रॉनिक एंड नेचुरल, और बाकी 7 मैंने आपको प्रीवियस बताए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे इनके लिए ना, सर ये पीपीटी शेयर करते टाइम आप एग्जांपल्स ऐड करना सारे टाइप्स की प्लीज। अनिमेश एग्जाम्पल्स आपसे पूछेगा ही नहीं, अनिमेश आप सिर्फ अंडरस्टूड करिए, चीजों को समझिए। एग्जाम्पल्स पेपर में नहीं आएंगे, आपसे डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो टर्म्स है ना, मतलब ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन, एक एक लाइन की, और इनमें इनकी डेफिनेशन में इनका आंसर छिपा हुआ, मतलब इनका मीनिंग आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। देखो पता है होता है क्या अनिमेश, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीख जाओगे खुद। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं वन लाइनर बेसिस पर कुछ भी कराता हूं तो आपको वो समझ नहीं आएगा टिल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक। अच्छा अच्छा अनिमेश, ओके ठीक है, मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। देखिए बहुत चीजें हैं अनिमेश, बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके डोंट वरी। ओके ठीक है उमंग, अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो आई विल ऐड, ओके। अब चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने ऐड किए यहाँ पर। एक्चुअल में हमारा जो पॉवर्टी कैलकुलेशन करता है वो ही सेम यहाँ पर हमारा क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करता है। और वो क्या है, हमारा एनएसएसओ है, जो मैंने कल बताया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का। संजित मैंने ये शायद कल बोल दिया था कि मैं कुछ टॉपिक्स, जब आपके ये सारे जो आपने मुझे दिए हैं रेस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये क्लियर करने के बाद मैं कुछ क्लासेस लूंगा, 2-3 क्लासेस, जिसमें कि मैं सब टॉपिक्स के एमसीक्यूज रखूंगा और तब हम उनको शेयर करेंगे, ठीक है। ओके तो एनएसएसओ ने ना इनके मेजरमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के मेजरमेंट के लिए 3 कैटेगरीज डिवाइड की हैं जिसके बेसिस पर वो अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करता है। वो है आपकी फर्स्ट वर्किंग पीपल, जो कि आपके इंगेज है किसी ना किसी जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। दूसरे नॉट वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है, नॉट वर्किंग लुकिंग फॉर वर्क, समझ के चलिएगा। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पीपल है नाइदर वर्किंग नॉट लुकिंग फॉर वर्क, लेजी पीपल, ठीक है। तो नाइदर वर्किंग और लुकिंग फॉर पीपल, ये हमारे जो है ये 3 कैटेगरीज हैं। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वर्किंग पीपल और एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, ये पीपल कैटेगरी आती है ए कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं वर्कफोर्स कैटेगरी, ठीक है। वर्कफोर्स कैटेगरी बोलते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल को, वर्किंग पीपल को, ठीक है। उसके बाद नॉट वर्किंग पीपल को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। पीपल इन कैटेगरी बी यानी नॉट वर्किंग वाले या लुकिंग फॉर वर्क वाले, वो किस में आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ठीक है। जबकि पीपल ए एंड बी दोनों का अगर इंक्लूड कर दिया जाए, यानी वर्किंग पीपल और नॉट वर्किंग पीपल लेकिन लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। सर स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में आएंगे, स्टूडेंट्स लेजी कैटेगरी में आएंगे उमंग
लेजी पीपल हैं। एक्चुअली उमंग स्टूडेंट्स को ना हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते टिल दे आर नॉट एंगेजिंग देमसेल्व्स इन एनी वर्क, ठीक है। यू आर ट्राइंग, यू आर एट एजुकेशन लेवल राइट नाउ, बट अगर आप एंगेज करना शुरू कर दो, जॉब फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे तो आप आ जाओगे नॉट वर्किंग लेकिन लुकिंग फॉर वर्क में, बी कैटेगरी में अनएम्प्लॉयड हो वैसे आप, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कैटेगरी कहलाते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं करते। तो समझ में आई बात, वर्किंग पीपल और नॉट वर्किंग पीपल लेकिन लुकिंग फॉर वर्क, ये किस में आते हैं आपके लेबर फोर्स में। क्लियर क्लास, समझ के चलिएगा। उसके बाद थर्ड टाइप, नाइदर वर्किंग नॉट लुकिंग फॉर वर्क, लेजी पीपल। लेजी पीपल जो आते हैं ना, ये किस में आते हैं, लेबर फोर्स में नहीं आते, ये नॉट लेबर फोर्स में आते हैं, नॉन लेबर फोर्स। याद है सबसे स्टार्टिंग में बताया मैंने, नॉन लेबर फोर्स। तो पीपल सी नाइदर वर्किंग नॉट लुकिंग फॉर वर्क, दीज आर नॉन लेबर फोर्स। तो ये तीन टाइप की कैटेगरीज डिवाइड की गई है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए बाय द NSSO। साथ के साथ अगर मुझे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने हैं, कितने पीपल अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स में से माइनस कर दो वर्क फोर्स, ठीक है। यानी लेबर फोर्स में कौन आते हैं, वो पीपल जो कि वर्क कर रहे हैं, साथ के साथ ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्क, वो माइनस कर दो किसमें से, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उनको, तो आपके नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है इंडिया में वो कौन रखता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रखता है, ठीक है क्लास। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू रखा जाता है। अब आपको अगर थोड़ी सी बात की करूं मैं, तो देखिएगा क्लास, मैंने प्रीवियस क्लास में ना आपको एक चीज बताई थी कि हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट का एलिवेशन इकोनॉमी में कैसे होता है और उससे पॉवर्टी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो उसी के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो लिए गए हैं वो कौन कौन से लिए गए हैं, आप समझ के चलिएगा। फर्स्ट वन है आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रन करते हैं, और ये आपकी इंटरप्राइजेस को ओपन करने के लिए लोन प्रोवाइड कराने के लिए प्रोग्राम था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अपना प्रोडक्टिव सेक्टर ओपन करना चाहता है तो उनको कितने कितने लोन्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस ओपन करने के लिए मिल सकता है, ठीक है, लोन। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, वो आप पढ़ चुके हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-JKY स्कीम बाय द रन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये चीजें मैं चारों डिस्कस कर चुका था। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा मैंने बताई थी एक बात कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इसमें ना लोन की जो मतलब लोन प्रोवाइड करा सकते हैं वो कितना करा सकते हैं, 10 लाख तक का करा सकते हैं। किसको, किसके लिए, अगर हमें एक्सटेंड करना है स्मॉल माइक्रो बिजनेसेस और इंटरप्राइजेस को, या किसी एक इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं जो कि ये चीज करना चाहता है, स्टार्टअप लेना चाहता है, ठीक है, ठीक है क्लास। उसके साथ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो ये भी आपका इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू 2016-17 में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ही। और इसमें जो है गवर्नमेंट पेज द एंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% और एज एडमिसिबल टुवर्ड्स द EPS एंड EPF फॉर ऑल सेक्टर। इस स्कीम के थ्रू ही रोजगार प्रोत्साहन में गवर्नमेंट ने EPS और EPF सिस्टम भी स्टार्ट किया है, ठीक है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, ये भी इस सेक्टर में इंक्लूड किए गए हैं, क्लियर। उसके बाद अंडर द स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप is implementing a flagship scheme known as प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। इसके आपने बहुत सारे सेंटर्स देखे होंगे खुले हुए हैं, और ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, स्किल्स टू दी 1 करोड़ पीपल। 1 करोड़ लोगों को इनको स्किल्स देना है, कंप्यूटर रिलेटेड, कुछ
आपके ITI रिलेटेड चीजें, और सिलाई स्विंग ले सकते हो, ब्यूटिशियन, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आती हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी डिटेल इनकी जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके साथ इश्यूज क्या रहते हैं इंडिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? फर्स्ट जो इशू रहता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत इश्यूज रहता है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होता कि अब करें तो करें क्या। दूसरी चीज मॉडर्नाइजेशन, रिड्यूसिंग मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर को रिड्यूस किया जा रहा है, ऑब्वियस है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतना हो रहा है, मशीन्स इतनी आ रही हैं कि जो प्रैक्टिसेस, जो काम आपका ह्यूमन कर रहे थे, मैनुअल लेबर कर रहे थे, वो आपका कौन कर रहा है? अब मशीन्स कर रही है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट के पास इश्यूज है। लैक ऑफ एडुकेट फंड एंड एलोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थर्ड चीज, फंड इतना नहीं है। ठीक है, फोर्थ वन इज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। अगर गवर्नमेंट कुछ स्टार्टअप भी लेती है तो वहां पर स्किल्स इतने रिक्वायरमेंट होती है कि वो उनको असाइन नहीं कर सकते उन लोगों को जो कि अनस्किल्ड है। साथ के साथ हाईली एजुकेटेड बट विद नो स्किल पॉपुलेशन। कुछ लोग ऐसे भी हैं पॉपुलेशन में जो कि हाईली एजुकेटेड हैं, दे ऑल आर ग्रेजुएट, मास्टर्स, इवन डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। तो वो सिर्फ किस में जा सकते हैं? एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, या तो वो अपने में स्किल्स कुछ ऐसी एड ऑन करें, स्किल्स लेकर आए, कुछ सीखें एडिशनल, तो वो अपने आप को स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में लेकर आ सकते हैं। क्लियर क्लास? उसके बाद व्हेन कंपेयर टू द चाइना, इज जस्ट अ पॉइंट which is more populated, India lacks in skilled worker, which is reduces competing manufacturing process and thus loses a lot of organized sector jobs. Obvious है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है वहां पर? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडिया की कम होती रहती है। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो जॉब है वो पीछे छूट रहे हैं इंडिया में। क्लियर? उसके बाद विद ऑल दी अबव मेजर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नीड्स टू टेक अप पेस एंड हेल्प इंडिया मीट्स इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एंड दस कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। अगर हमें बात करनी है पॉवर्टी को रिमूव करने की, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स लेकर आने होंगे। ऐसे गोल सेट करने होंगे जिनसे सबका इक्वली विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, किसी को भी ना ज्यादा ना किसी को कम। तो उसके लिए पहले मुझे लगता है रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। ठीक है क्लास, उसके लिए मुझे लगता है पहले रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन डू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। क्लियर हुआ क्लास ये चीज? थैंक यू परिणीति, हिमांशी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। सस्टेनेबल तो हम तभी कह सकते हैं ना जब आप सबको इक्वली ट्रीट करो। अब जब हम इक्वली ट्रीट नहीं हो रहे हैं, इनइक्वालिटीज इतनी बना दी हैं, तो हाउ यू कैन डू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स? उमंग, फैक्टर्स आर द डिफरेंट थिंग। अगर नहीं मॉडिफिकेशन होना होता ना तो टिल अब तक हो जाता, लेकिन आप जानते हो कि रिजर्वेशन तो हटने वाला है नहीं, ये मुझे भी दिखाई देता है। लेकिन हम फैक्टर्स क्या लेकर आए, क्या फैक्टर्स लेकर आएंगे जिनसे कि रिजर्वेशन में कुछ कम ज्यादा हो जाए? सर जैसे स्टार्टिंग में रिजर्वेशन इसीलिए आई थी बिकॉज SC/STs वर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, वर नॉट गेटिंग इक्वल जॉब्स। उनको नहीं मिल रहा था, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो जॉब्स नहीं मिल रही थी कि वो आगे बढ़ सके, तभी रिजर्वेशन आई थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट रिजर्वेशन शुड बी बेसिस ऑन द पीपल, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले उतने टाइम के लिए मान सकते हैं कि हिस्टोरिकल देखा जाए बैकग्राउंड, तो दे वर लैग बिहाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ कितनी उनके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। इवन उनसे कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इन सब से वो किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। रिजर्वेशन तो जब देखा जाए तो वहीं से ही डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन अब देखा जाए तो दे आर डेवलप्ड एटलीस्ट और डेवलपिंग। सो आई थिंक कि इसको कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना इज नॉट द गुड चॉइस ना।
You are Yes, sir, saying true, because up Umang. to majority of SC/STs I have seen even in my surroundings ki they are like equally doing the job. They are getting equal opportunities. They are doing a very good job. They are हाँ well exactly, educated. Umang. They can afford everything equal to the other castes. तो फिर उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? रिजर्वेशन होनी चाहिए सबके लिए। जो लोग गरीब है, जो लोग एक्चुअली जो रूरल एरियाज में है, जिनको हाँ नई एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटीज मिल, फिर आप ना उनके लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस मस्ट, मार्क्स के बेसिस पे अगर हम कम मार्क्स रख के अगर हम उनको कोई जॉब वो दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या फिर हम उनको एडमिशंस दे रहे हैं, तो दुख भी नहीं होगा, बिकॉज यस दे डिडंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, दे डिडंट गेट इक्वल एग्जैक्टली एजुकेशन। लेकिन एग्जैक्टली। अभी कास्ट के बेसिस पे रखना तो ये तो बहुत ही गलत है, और इंडिया को ये इकोनॉमिकली वीकर ही लेके जा रहा है, क्योंकि जो क्रीमी लेयर जो पहले थी, अब वो शायद क्रीमी रही भी नहीं है, नहीं, जो नॉन जिसको क्रीमी में आ क्रीमी गया। लेयर बोलते थे, अब तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल से भी नीचे भी आ चुके हैं। बहुत सारे हाँ हाँ जनरल ऐसे हैं जो मतलब जो बहुत गरीब है, जो है बिलो एग्जैक्टली, पॉवर्टी लाइन है, जो हम्म, बहुत मुश्किल से हर चीज अफोर्ड कर रहे हैं, तो उनको भी तो एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज मिलनी तो ये चाहिए ना। चीज अब है अगर उमंग, आप यू आर सेइंग एग्जैक्टली, क्योंकि हो क्या रहा है कि जनरल कैटेगरी को ये माना जाता है दे आर रिच, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एससी एसटीज भी बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि जनरल वालों से बेटर लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं, बेटर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल कैटेगरीज, ठीक है। तो ये कहना तो बहुत ही गलत होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यही इशू बनता है कि अगर रिजर्वेशन देना है तो फिर सबको दे दो, सबको एक साथ जैसा कर दो कि सबके लिए इतने ही मार्क्स पे आपको सबको, मतलब एजुकेशन सेक्टर पे अगर से मैं बात करूं तो सबको ना इतने मार्क्स पे जॉब मिलेगी, दैट्स इट। ऐसा कर दिया जाए तो फिर कोई इशू ना हो। लेकिन ये मत करो कि एक को 90 के बेसिस पर दे रहे हो, एक को आपको 120 के बेसिस पर दे रहे हो, फिर एक को आप 150 के बेसिस पर दे रहे हो, नो। तो कट ऑफ मार्क्स आपकी रैंक तो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका टैलेंट जो है वो तो आपका कहीं ना कहीं डिक्लाइन मोड पे जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज मोटिवेट करेगी ना वही डिमोटिवेट भी कर देगी, ठीक है। एग्जैक्टली मानसी, ये बात सच है। सो क्लास देखिए, ये आज बात की है मैंने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। आज की क्लास वैसे सेंसस की थी, टॉपिक पेंडिंग था, तो डोंट वरी, आपके टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही जो रह रहे हैं, ठीक है। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। बाकी परिणीति, ये बात सच है कि मार्क्स के बेसिस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन परिणीति कहने का यहाँ एक मकसद है कि हम मार्क्स पे जज नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट तो हमें मार्क्स पे जज कर रही है ना, व्हेन दे आर गिविंग दी जॉब्स। हम यहाँ पर ये एससी एसटी के लिए ये जज नहीं कर रहे कि एसटी वालों के पास दिमाग नहीं होगा या एससी वालों के पास दिमाग नहीं होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो गवर्नमेंट तो हमें उस नजरिए से देख रही है ना कि जनरल वालों को इतने मार्क्स लाने होंगे, गवर्नमेंट जज कर रही है। फिर या तो आप डिसाइड कर दो कि 33% लाने हैं या 50% लाने हैं, ऐसा कर दिया जाए, एक ही जैसा देखो सबको। यस यस परिणीति। तो क्लास आज की क्लास में ना मुझे आपको ऐसे वो भी कराना था, सीएम्स एंड गवर्नर्स भी स्टेट्स के, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा आप उन्हें, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही करिएगा, और इसको ना मैं आज आपको शेयर करवा दूंगा रोमा मैम से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जो भी अगर नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछ भी लीजिएगा। Sanjit, yes, but the thing is कि if we are not, if we will not our voice ना, at least यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ just a simple talk, fine. These are not argue and these are not kind of waste of time. It actually कि लोगों के मन में क्या है, what the students actually want, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। तो एटलीस्ट हमें हमारे लिए हमें खुद का स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, अगर हम चेंजेस चाहते हैं तो कुछ, या गवर्नमेंट तक अगर कुछ करना चाहते हैं तो आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये वेस्ट होगा। अगर हर कोई ऐसा सोचे, आप अगर एक पर्सन एक जगह पर कूड़ा फेंक रहा है रोजाना, अगर आप सोचो कि हर एक पर्सन उस जगह को रोके कूड़ा फेंकने से, तो ऐसे कूड़े के ढेर नहीं बनेंगे ना हर जगह पर। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेप आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है किसी एक पर्सन का।
करण चौधरी, करण चौधरी, अगर देखो आपको एक बात बताऊं, हुआ नहीं है तो गवर्नमेंट को ये भी दिखाई दे रहा है कि होकर या फिर ये करवाकर मानेंगे जरूर, तभी तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस तो चल ही रहे हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि सडन रिएक्शन या सडन चेंज आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लास, कोई बात नहीं। तो आगे की क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में सेंसस कवर करूंगा, एंड हो सका तो आपका गवर्नर्स एंड सीएम्स के लिए भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, यस संजीत, आप बनो, बाद टॉप चेंज कुछ करो। ठीक है, हाँ जिंदगी ऐसे तो चलती ही रहेगी, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और सच पूछो तो सबसे ज्यादा परेशान मुझे लगता है इस टाइम पर यूथ है। ठीक है, क्योंकि यूथ के पास अभी इस टाइम पर कुछ भी चीजें नहीं है। तो एटलीस्ट वी आर यूथ, तो हमें कुछ ना कुछ तो कहने का हक है। कुछ ना कुछ कहने का हक क्या, बहुत कुछ कहने का हक है। ठीक है। चलिए क्लास, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। ठीक है, टॉप ऑफिसर्स मैनी प्लेसेस में बन के रह जाते हैं। संदीप आप भोकाल देखिएगा। देखे हो सर? ओके, अच्छी बात है, तो आपने देखा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि वी शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट ऑल दीज स्टफ्स और ऑल दीज मैटर, तो हमें कुछ भी कहने का हक नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यस, बिकॉज दे आर ब्यूरोक्रेट संदीप। उन्हें सिस्टम पसंद नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि व्हेन दे आर डूइंग गुड, तो उनका गुड कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर वो गुड स्टेप उनका हमेशा दबा क्यों दिया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर रिजाइनिंग। दे आर ट्रू ऑनेस्ट पर्सन, बिकॉज वो इतनी सारी मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, एक टॉप ऑफिसर्स बनते हैं, तो उन्हें उस चीज का दुख भी नहीं होता, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द रियल थिंग्स। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच आज के लिए। संदीप, सबकी थॉट सबके साथ मैच नहीं कर सकते ना। यू कैन नॉट काउंट एवरीवन एज इक्वल पेस, आप इक्वल उस पे नहीं रख सकते। ठीक है, ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप ये पढ़िएगा, मैं इसका पीडीएफ शेयर करा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके आप सबको, ठीक है, ओके। संदीप, हम ना इसके बारे में आगे बात करते हैं किसी क्लास में, ओके, या फिर पर्सनली बात कर लेंगे। कभी प्लूटस में आ जाना, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, एकेडमी पे आ जाना, फिर हम बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।